प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को रिफ्लेक्ट करने वाला ये मंत्रिमंडल विस्तार बताया जा रहा है। अगर तो ये विजन क्या दिखाता है और इसमें किस किस तरीके का संतुलन बिठाने की कोशिश की गई है। मोदी की सोशल इंजीनियरिंग या ये सोशल इंजीनियरिंग कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, सबसे पहले ये देखना जरूरी है, क्योंकि जाति बेशक आजादी के बाद हमारे देश के जो शिल्पी रहे उनकी यही सोच थी कि जाति ने इस देश का बड़ा नुकसान किया है और धीरे धीरे इससे निजात पानी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि उस जाति की जड़ें और मजबूत होती गईं और यहां तक कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक से होते हुए राजनीतिक क्षेत्र में भी ये जड़ें और मजबूत हो गईं। लेकिन अब जो सच्चाई है उसको सामने रखकर काम भी किया जाना जरूरी है, इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था भी लाई गई। लेकिन राजनीति में संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए और अपने हितों को भी सुरक्षित रख लिया जाए, यह मुश्किल काम होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये मंत्रिमंडल बनाया तो ऐसा लगा कि इन तमाम चीजों को बहुत हद तक एक्यूरेसी के साथ लिया गया। जिन 43 मंत्रियों ने शपथ ली, पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। जिन 43 मंत्रियों को कल आपने शपथ लेते हुए देखा, उनमें से 36 पहली बार थे और 7 को राज्य मंत्रियों को प्रमोट किया गया था। यहां पर आप देखें, इसमें ओबीसी कितने हैं? 14 हैं। एससी कितने हैं? 9 हैं। और एसटी कितने हैं? 4 हैं। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे, एक सेकंड इसको रोकिए पहले, हाँ पहले मैं इसको डिस्कस कर लूं। अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे देश में जहां सवर्णों की संख्या 30%, 40% के आसपास ओबीसी आबादी बताई जाती है और करीब 17% आबादी इसमें एससी की है और करीब 9% आबादी एसटी की। अब अगर उसका रिफ्लेक्शन आप मंत्रिमंडल में देखें तो यहां देखें 14, 9 और 4 दिखाई दे रहा है। और यहां पर देखें अगर पूरी कैबिनेट का कास्ट कनेक्शन, तो ओबीसी इसमें 27 हो जाते हैं, एससी इसमें 12 हो जाते हैं, एसटी इसमें 8 हो जाते हैं। ओबीसी के बारे में ये 40 से 50% के बीच में अगर इनकी संख्या आप मान लें, एससी की 8.6%, करीब 9% मान ले, ये उल्टा हो गया है, बल्कि एससी के सामने आप 17% रखिएगा। एससी की आबादी 17% और एसटी है 8.6%। शेड्यूल्ड ट्राइब 8.6%, 8.6% और एससी 17%। अगर इसका रिफ्लेक्शन यहां, ये ध्यान रखिएगा कि आप यहां परसेंटेज में देख रहे हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं है। अब इनको अगर यहां पर, जहां कुल मंत्रियों की संख्या 77 हो जाती है, प्रधानमंत्री को अगर मिला लें जो खुद भी ओबीसी हैं तो 78 होती है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो मंत्री कुल मिलाकर 27 हो जाते हैं अब ओबीसी से। अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी तीनों को मिला देते हैं तो कुल मिलाकर 61% हो जाता है। ये 78 का जो पूरा यूनिवर्स है उसका अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये 61% हो जाता है। 61% ओबीसी, एससी, एसटी को मिलाकर इंश्योर करना, जो लगभग नंबर्स के परसेंटेज के हिसाब से है आबादी में, ये दिखाता है कि संख्या के हिसाब से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया गया है। संख्या भारी मिली हिस्सेदारी। अब संख्या भारी मिली हिस्सेदारी हम क्यों कह रहे हैं, जरा वो देख लीजिए। ये जो मिनिस्टर्स हैं इसमें किस राज्य से कितने आते हैं और वो बताता है कि किस राज्य की पॉपुलेशन के हिसाब से, क्या वहां पे आबादी के घनत्व के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में सुनिश्चित किया गया है। उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री आते हैं, सबसे बड़ा सूबा है, और कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आबादी के हिसाब से उसके बाद में आने वाले जो राज्य हैं वहां से 4 मंत्री इंश्योर किए गए हैं। गुजरात से 3 मंत्री बनाए गए हैं। आगे दिखाइए, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा से 2 मंत्री, असम, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, मणिपुर, त्रिपुरा, तमिलनाडु से 1 मंत्री। कुल 36 नए मंत्री बनाए गए, 7 राज्य मंत्री प्रमोट हुए। तो जो अभी 43 लोग जो आपको शपथ लेते हुए दिखाई दिए, वो आबादी के हिसाब से अगर राज्यवार बात की जाए तो आबादी के हिसाब से भी वहां रिप्रेजेंटेशन होता हुआ दिखाई दे, ये इंश्योर किया गया। जिसकी जितनी संख्या भारी राज्यवार, उसकी उतनी हिस्सेदारी हो, यह सुनिश्चित किया गया। सॉलिड साइंटिफिक विस्तार हुआ। हम क्यों कह रहे हैं सॉलिड साइंटिफिक विस्तार हुआ? वो हमने कुछ एक चीजें यहां पर आपको दिखाई। जाति के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन इंश्योर हो, आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन इंश्योर हो, और आगे कुछ और पहलू आपसे डिस्कस करने वाले हैं हम, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स का समावेश है। एक एक करके उन फैक्टर्स को उठाना ठीक होगा और सबसे पहले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को ही उठाने की कोशिश करते हैं। हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। गुरु प्रकाश पासवान, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अक्सर मेरे साथ आप चर्चा में उनको पाते हैं क्योंकि वो एकेडमिशियन भी हैं, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बातें रखते हैं। आलोक शर्मा, धारदार प्रवक्ता कांग्रेस के, और सबसे बड़ी बात कि उतने ही विनम्र भी, अशोक भारती, अध्यक्ष हैं अंबेडकर महासभा के, जातिगत समीकरणों को समझाने में आपकी मदद करेंगे। प्रोफेसर बद्री नारायण, राजनीतिक विश्लेषक हैं,
एकेडमिशियन हैं, कॉलमिस्ट हैं, उनके लिखे हुए कॉलम आप अखबारों में पढ़ते हैं, और ख़ास तौर से जाति वाले मामले को समझाने में उनसे बेहतर कम ही लोग होंगे। प्रोफेसर संजय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। जब जातियों को राजनीति में चुनावों के प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से देखा जाता है तो प्रोफेसर संजय कुमार से बेहतर उसको कौन समझाएगा। लेकिन सबसे पहले गुरु प्रकाश पासवान, क्या ये काम परफेक्ट हो गया, नियर परफेक्ट हो गया, या अब भी गुंजाइश रह गई? नहीं, देखिए दिनेश जी, ऐसा है कि भारत के राजनीतिक इतिहास में आज तक हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां थी जिन्होंने सामाजिक न्याय के नाम पे राजनीति तो जरूर की है, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का और कई केसेस में एक व्यक्ति पे आकर के उनकी पार्टी की सोच सिमट के रह गई है। पहली बार, और सिर्फ जाति के मामले में नहीं, आप देखिए तमिलनाडु से लेकर के त्रिपुरा तक, मैं तो पढ़ रहा था और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि त्रिपुरा से आज तक केंद्रीय कैबिनेट में किसी को सदस्यता मिली ही नहीं थी। मतलब कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा महापाप है ये। मैं देख रहा था कि मणिपुर से राज्यसभा में सांसद हैं, उनको विदेश विभाग में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। आज तक नॉर्थ ईस्ट से कोई विदेश मंत्रालय में आया ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि जातिगत का तो एक बैलेंस क्रिएट किया गया है। और कांशीराम जी हो, बाबा साहेब अंबेडकर हो, उन्होंने कहा था कि सामाजिक न्याय 2.0, सोशल जस्टिस 2.0 नेतृत्व से, प्रतिनिधित्व से आएगा। रिप्रेजेंटेशन क्रूशियल डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे। देखिए पहले क्या होता था, कांग्रेस के शासन में अच्छा कोई दलित है तो सामाजिक न्याय मंत्रालय दे दो, कोई दलित है तो लेबर मंत्रालय दे दो। लेकिन पहली बार राजनीतिक इतिहास में ऐसा हुआ है कि दलितों को उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व मिला है, अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व मिला है, महिलाओं को। इसीलिए मुझे लगता है कि सभी को, मतलब कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, सबको खुले बाहों से इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सोचा था कि हम धीरे धीरे ये जाति से निजात पाएंगे, ये आने वाले दिनों में जाति को और मजबूत करेगा, जातीय पहचान को, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को और बढ़ावा देगा क्या। और संख्या भारी वाली बात करेंगे तो पॉपुलेशन से जूझते इस देश में हर कोई संख्या बढ़ाने के बारे में ही सोचने लगेगा तो हमारा क्या होने वाला है, ये भी हम समझेंगे सर। लेकिन खैर वो एक बड़ा फिलोसॉफिकल मामला भी हो जाएगा। एक बात जरूर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर इतना ही इंश्योर किया गया है तो क्या ये जो कहा जा रहा है कि ओबीसी में ये इंश्योर किया गया है कि नॉन यादव ओबीसी हों, और जाटव में ये इंश्योर किया गया है कि एससी में इंश्योर किया गया है नॉन जाटव एससी हों, क्या ऐसा है? नहीं, देखिए मतलब मैं दो पृष्ठभूमि से आपको इसका उत्तर देना चाहूंगा। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि जाति सत्य नहीं है भारत में, तब तो मुझे लगता है कि बहुत ही हास्यास्पद। आपने बिल्कुल नहीं सुना, मैंने जाति सच है और इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ। बिल्कुल, जाति यथार्थ है, इसलिए जाति को इग्नोर करना या कास्ट ब्लाइंडनेस में कहता हूं, तो कास्ट ब्लाइंडनेस में हमें नहीं रखना चाहिए। जाति एक सच है, और नहीं मानते हैं तो अखबार का मैट्रिमोनियल का पन्ना उठा के देख लीजिएगा, आज भी जाति एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा है, पहली बात। दूसरा, आपने कहा, काफी माइक्रो एनालिसिस आपने कर दिया। मैं बताना चाहता हूं कि नित्यानंद राय जी केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, वो यादव समाज से आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तमाम नेता हैं हमारे पास जिनकी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा और सामाजिक प्रतिनिधित्व, उनको देख के सुनिश्चित किया गया है कि सभी चीजों के साथ समावेश और संतुलन बना रहे। ठीक है। और इस हिसाब से तो अब आलोक जी का रुख करना पड़ेगा। आलोक जी, ये क्या बेस्ट एवर कॉम्बिनेशन है क्या? मुझे लगता है अगर बेस्ट एवर कॉम्बिनेशन है तो ये तो मोदी जी के ऊपर 7 साल से जो कर रहे थे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर सामाजिक न्याय इस मंत्रिमंडल से ही है तो अटल जी और तमाम जो लोग थे वो शायद वो नहीं कर पाए जो चीज बीजेपी को आज करनी चाहिए पड़ रही है। मुझे लगता है कि ये सब जाति की बात करना और ये सब बेमानी है। समस्या ये है कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल 43 नवरत्न जब फेल हो जाएं तो समझ लीजिए पूरी सरकार फेल। और सरकार को बदलने के लिए जाति का जो मुलम्मा चढ़ाया गया है, ये केवल चुनावी गणित कैसे बैठाया जाए वो है। एक कहावत थी ना, पूरे घर के बदल डालूंगा क्योंकि सब फ्यूज निकले हैं। अरे भाई, आपके इतने बड़े बड़े मंत्री फेल होते हुए नजर आए हैं, पूरे देश ने देखा है कि आपको किस तरह से वित्त मंत्रालय की क्या हालत है। आज एजुकेशन मिनिस्ट्री में 12वीं के बोर्ड के एग्जाम होंगे कि नहीं, जुलाई तक नहीं पता है। हर्षवर्धन जी के लिए हम बार बार रेजिग्नेशन मांग रहे थे, आज चलिए अच्छी। उसके बाद आप देखिए किस तरह से सदानंद गौड़ा जी रहे और खाद की कीमतें क्या कम हो जाएंगी वो।
अहंकार शिरोमणि रविशंकर प्रसाद जी ने जो देश की और प्रधानमंत्री महोदय की छवि विदेशों में गिराई है, क्या उससे वो वापस आ पाएगी? क्या लेबर मिनिस्टर को हटाने से जो माइग्रेशन लेबर 8-10 करोड़ का हुआ था और सैकड़ों लेबर रास्ते में जाते हुए मर गए, क्या वो वापस आ पाएंगे? मैं फिर भी कांग्रेस पार्टी और देश की जनता की तरफ से हम बेस्ट विशेष देते हैं, गुड विशेष देते हैं कि जो भी मंत्री गवर्नेंस पर मैं आऊंगा और उस पर चर्चा कर लूंगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात करूं मैं, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेस्ट दिखाई दे रहा है क्या आपको? देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन केवल दिखावे के लिए है। महंगाई बढ़ाकर क्या सामाजिक न्याय मिलता है? आज महंगाई की मार सबसे ज्यादा गरीब झेल रहा है, बेरोजगारी। इसमें आप देखिए, केवल आप टोकनिज्म करेंगे कि मैंने एक यादव बना दिया, दलित बना दिया, राष्ट्रपति दलित बना दिया, क्या यही आपका आधार है? मोदी जी के बिल्कुल सख्त खिलाफ बोल रहे हैं मेरे छोटे भाई गुरु प्रकाश जी। ये तो जाति को इतनी प्रमुखता दे रहे हैं कि हमने जातियों को साध लिया तो पूरा देश साध। क्या यही गवर्नेंस मॉडल था? क्या यही वो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का मॉडल था? पिछले 40 वर्षों में सबसे बड़ा जंबो मंत्रिमंडल है, 78 आज मंत्रालय आप लोगों ने मंत्री बना दिए। क्या महंगाई बढ़ाकर सामाजिक न्याय होता है? क्या गरीबी रेखा से 6.5 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री महोदय के कार्यकाल में नीचे चले जाएं, उससे सामाजिक न्याय होता है? उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट कह रहा है कि ओबीसी के आपने 5,500 पद जो थे वो खा लिए। SC/ST की स्कॉलरशिप 40% घट गई पिछले 7 साल में। क्या उससे न्याय? एक बात बताइए, आप ये मानते हैं, देखिए ये इस बार जो सरकार के सामने पर्चा आया ना, वो पर्चा कभी किसी सरकार के सामने नहीं आया था, कोविड वाला पर्चा। ये अगर यहाँ पर यूपीए होता तो कितना बढ़िया तरीके से सवाल हल कर लेता। वो एक हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेटिकल है, नंबर 1। इसलिए गवर्नेंस वाले मामले पे हम चर्चा कर लेंगे। दूसरा, मैं ये भी जानना, मैं आ रहा हूं। सामाजिक न्याय को लेकर अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए जा सकते हैं, लेकिन जो पहला है उनमें सबसे पहला कि कौन सी फ्रेटर्निटी कितने लोगों के साथ इस समाज में है, उसका रिप्रेजेंटेशन उसकी संख्या के हिसाब से इंश्योर किया जा रहा है। तो इसको आप बिल्कुल क्रेडिट नहीं देना चाहते क्या? देखिए, मैं बिल्कुल देना चाहता हूं, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, लेकिन किस कीमत पर? एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या उनकी परफॉर्मेंस की उसकी कीमत के ऊपर? क्या उनकी योग्यता को कीमत पर दरकिनार करके? केवल इसलिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 7 मंत्री ऐसे बना दो जो योगी जी के विरोधी हैं, जो योगी जी के खिलाफ जो धरने पे बैठे हैं, कौशल किशोर जैसे लोग, उनको सबको मंत्री बना दिया ताकि योगी जी को सबक सिखा सके। अरे देश भाई, दिनेश भाई ऐसे मौके से गुजर रहा है। जहां तक बात है कि अभूतपूर्व है, मुझे लगता है कि बेरोजगारी पिछले भी 45 वर्षों में 50 वर्षों में हाईएस्ट। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे डिलीवरी, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू डिलीवरी, और वो नहीं हो रही है। कहना है आलोक जी का, गवर्नमेंट पर चर्चा वो नहीं करना चाहते, गवर्नेंस में बात करना चाहते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।